नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला मुंबई शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। मुंबई में एक बार फिर ड्रग्स बंडली का पर्दाफाश हुआ है। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट का नाम भी शामिल है। ताजा जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट करवाया। इस दौरान आर्यन के चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी दिखी। दरअसल मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को छापेमारी की और इस क्रूज शिप में एनसीबी की टीम यात्री बनकर पहुंची थी और पार्टी में छापा मारा था। इस पार्टी में बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस से जुड़े कई लोग शामिल थे। इसी पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल थे और आर्यन की गिरफ्तारी से पहले कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस के दौरान शाहरुख खान एनसीबी के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहे और बेटे आर्यन से जुड़ी हर पल की अपडेट ले रहे थे। ड्रग्स केस में पहले शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आना और फिर उनके गिरफ्तार होने से बॉलीवुड सेलेब समेत उनके फैंस को भी गहरा झटका लगा है। बता दें कि मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा 7 और लोग भी शामिल थे। आर्यन खान समेत 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि एनसीबी से हुई पूछताछ के दौरान आर्यन ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि वो पार्टी में सिर्फ गेस्ट के तौर पर गए थे। आर्यन का दावा था कि उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था और मामले की जांच के लिए एनसीबी ने आर्यन का फोन जब्त कर उनके चैट्स भी खंगाले। एनसीबी ने बयान जारी कर बताया था कि 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा गया और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। टीम ने वहां से MDMA, कोकेन, MD और चरस भी बरामद की है। एनसीबी के डीजी SN प्रधान ने बयान जारी करके बताया कि टीम के 22 अधिकारी सादे कपड़ों में क्रूज पर पैसेंजर बनकर गए थे और शिप में लगभग 1800 यात्री थे, जहां ड्रग्स पार्टी कर रहे 8 लोगों को पकड़ा गया। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इन 3 लोगों को किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को यानी कि शाहरुख के बेटे आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को 1 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। स्पेकुलेशन है। आई थिंक रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड का नाम हमेशा आता ही है। आई थिंक बहुत सारे क्राइसिस आए हमारी ज़िंदगी में और हमने मैनेज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वी प्रे दैट एवरीथिंग इज़ गुड एंड लेट्स नॉट स्पेकुलेट एंड इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स लाइफ। यू नो, आई लव द बॉय एंड it is speculation, so let it come out. There's no point talking about it. देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। तो दम मारो दम गैंग पर शिकंजा कसा है। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी हुई थी और इसी ड्रग्स पार्टी में क्रूज शिप में यात्री बनकर एनसीबी की टीम पहुंची। एनसीबी की टीम की तरफ से बताया गया है कि करीब 15 दिन पहले उनको इस बात की जानकारी लग गई थी और टीम ने इस दौरान आरोपियों को रंगे हाथों ही पकड़ लिया। तो दम मारो दम गैंग पर ये शिकंजा एनसीबी का कसा है और इस ड्रग्स पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता, मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। तो एनसीबी ने आर्यन खान समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अरबाज मर्चेंट, वो आर्यन के दोस्त बताए जा रहे हैं। तो आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इससे पहले इनसे लंबी पूछताछ भी की गई है
और बताया जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आर्यन की गिरफ्तारी से पहले कई घंटों तक एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की कि आखिर ये उनके पास ड्रग्स कहां से आया है, और इसके बाद हिरासत में कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो वहीं जोनल अधिकारी समीर बानखेड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान एनसीबी के संपर्क में शाहरुख खान लगातार बने रहे और पल पल की अपडेट वो वहां पर लेते रहे। उनकी टीम के मैनेजर्स भी वहां पर पहुंचे। आर्यन की गिरफ्तारी से सेलिब्रिटीज समेत तमाम जो उनके फैंस हैं वो हर कोई हैरान है। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से इतने बड़ी बड़ी हस्तियां भी ड्रग्स के केस में अभी तक शामिल बताई जा रही हैं। तो क्रूज शिप में यात्री बनकर एनसीबी की टीम पहुंची और दम मारो दम गैंग पर शिकंजा कसा है एनसीबी ने। रंगे हाथों ही तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शामिल हैं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट शामिल हैं और मुनमुन धमेचा नाम की, जिनके पास ड्रग्स होना बताया गया है। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी और सुप्रीम कोर्ट की वकील दीप्ति शर्मा जी जुड़ गई हैं। माफ कीजिएगा, दीप्ति सिंह जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं दीप्ति सिंह जी। ये जो तमाम बताया गया है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तारी हुई है, हालांकि 1 दिन की कस्टडी जो है वो अब एनसीबी को किला कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। कितनी गंभीर ये धाराएं हैं और क्या इसमें निकलकर सामने आ सकता है, दीप्ति सिंह जी? देखिए एनडीपीएस 27 है, वो ये कहती है कि कुछ ड्रग्स के ऊपर सरकार ने बैन किया हुआ है। ऐसे ड्रग्स को कोई खरीदते, बेचते या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ सेक्शंस इंपोज किए गए हैं 1985 के एक्ट के तहत, जो एनडीपीएस के एक्ट है। इसमें 27 को इतना गंभीर जरूर माना गया है कि ये पनिशेबल एक्ट है और इसमें इनको या तो 20,000 रुपए या 1 साल तक का जुर्माना या दोनों ही तरीके से इनको दंडित किया जा सकता है, बशर्ते कि इनके खून में और इनके यूरिन में ये सारे सब्सटेंस मिल जाए। तो ये है थोड़ा सा गंभीर और एक एज के अकॉर्डिंग, और अगर इस तरीके से देखें स्टूडेंट्स ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है, पैसे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम करने के लिए ही ये एक्ट है। और ये एक्ट अभी काफी सक्रिय तरीके से मुंबई पुलिस इस पे काम भी कर रही है और जो एनसीबी है वो काफी सक्रिय रही है पिछले कुछ सालों में, जो हमने भी पहले देखा है। जी दीप्ति सिंह जी, इसमें एक धारा 20B, 35 और 8C ये भी इम्पोज की गई हैं। तो इसके मद्देनजर देखें तो ये केस कितना स्ट्रांग बनता है, और साथ ही अगर इनकी पिछला बैकग्राउंड रिकॉर्ड देखा जाए कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कंज्यूम किया है, क्योंकि आर्यन पर सिर्फ कंजम्पशन का आरोप है, बाकी पोजीशन का जो आरोप है, ड्रग्स रखने का आरोप है, वो उनके 2 और जो साथी है मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, वो उन पर हैं। जी, इसमें भी देखिए मात्राएं पहले से ही सुनिश्चित की गई हैं इस एक्ट के अंदर, और ये मात्रा अभी देखने की बात है क्योंकि बरामदगी कितनी हुई है ये अभी बाहर नहीं आया है और ये मीडिया में अभी इस बारे में खुलकर कहीं से कोई न्यूज या रिपोर्ट नहीं है कि कितनी मात्रा में ये बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन, और कुछ आप इसको व्यापार या बिजनेस करने के लिए या पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग इस पे सेक्शंस हैं और उसके बाद इनके ऊपर जुर्माना या इनके ऊपर तरीके से इनको दंडित किया जा सकता है। तो इसके लिए ये 3 सेक्शंस हैं, अभी ये सेक्शंस लगाए गए हैं और इसके ऊपर अभी जब ट्रायल होगा तो पता चलेगा कि ये सेक्शंस किस हद तक इनके ऊपर जो इम्पोज किए गए हैं वो सही साबित होते हैं। ये प्राइमा फेसी जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। विपिन शर्मा जी, आपकी तरफ रुख करते हुए, अभी आपने देखा सुशांत और रिया का केस इतना लंबा चला, एनसीबी ने लगातार छापेमारियां की, बड़े बड़े इसमें लोग निकलकर सामने आए, बड़े बड़े मशहूर लोग दफ्तरों का चक्कर काटते हुए दिखे, लेकिन उसके बावजूद भी इन युवाओं में ऐसा गलत काम करते हुए ड्रग्स जैसा खौफ क्यों नहीं है सर? बहुत ही दुख की बात है ये, और बहुत ज्वलन मुद्दा है जिसको तवज्जो मिलनी चाहिए। और
नेताओं का तो अमूमन देखा जाता है आधा से ज्यादा समय तो निकल जाता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में, और अपना कैसे चुनाव में कैसे उनके राजनीतिक दलों को फायदा हो। यहाँ पर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है, चाहे रसूखदार हो, मध्यम वर्ग का हो, गरीबी रेखा के नीचे हो, जो भी ऐसे नशे में पाए जाते हैं, उनको कैसे आपने उसके लिए क्या रणनीति बनाई है, आपके क्या आगे सरकार की तरफ से क्या पहल होगी, ये साझा करने की आवश्यकता है। और ये तो इतना हाई प्रोफाइल जो ड्रग रेव पार्टी चल रही थी यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात देखिए आपके एनसीबी ने जो मिड सी जाके और ये जो हाई सी ऑपरेशन उनका हुआ है, बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि ये अमूमन देखा नहीं जाता ऐसा कि जब आप हाई सी ऑपरेशन करें उसके बाद यहाँ पर सोची समझी, क्योंकि बहुत अगर आप बात करें एसएन प्रधान साहब की जो डायरेक्टर जनरल है एनसीबी के, उन्होंने बिल्कुल साफ बोला कि यहाँ पर जो हम लोगों ने बिल्कुल एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि जब हमारे को जानकारी मिली कि ऐसे एक रेव पार्टी हो रही है और यहाँ पर एक लग्जरी लाइनर में ये गोवा की तरफ जो रुख कर रही है, वहां पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, तो बहुत, क्योंकि वहां पर अगर कुछ ऐसी उनकी जानकारी गलत होती या और वो जो अपेक्षा कर रहे थे वैसा नहीं होता, तो खुद उनका यहाँ पर विरोध होता और लोग सवाल जवाब पूछते कि क्या कारण है, कि किस भावना से इन्होंने ये कार्रवाई करी और क्यों लोगों को जो एक मौज मस्ती के लिए निकले हुए थे कि क्यों उनको तकलीफ दी। लेकिन यहाँ पर काबिले तारीफ है कि एक अच्छी नजीर पेश करी एनसीबी ने। लेकिन एक बड़ा इसमें अहम सवाल ये उठता है कि आपने क्योंकि जिक्र करा कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत की बात चल रही थी, वहां पर गुत्थी सुलझाने की बात चल रही थी, और उसके पहले हमने दिशा सालियान की बात करी। ये मामला जब तूल पकड़ा था उसके बाद बार बार पहले ये बात उठी थी मीडिया में कि ड्रग एंगल भी उसकी भी उस मामले के तह तक जाना पड़ेगा। लेकिन अंत में क्या हुआ, इसको तो एक अंग्रेजी में जैसे डैम स्क्रिप्ट बोलते हैं कि अंत में क्या हुआ, कि अंत में कौन पकड़ा गया, क्या खुलासे हुए, तो ये बिल्कुल साझा करना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां हैं, आप चाहे आप ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी कि ईडी और सीबीआई को कि जो मामले इतने समय से ठंडे बस्ते में पड़े हुए उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब जो एनसीबी ने मामले का संज्ञान लिया है, एक दिन की उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए समय मिले आर्यन खान का, तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और साझा करना चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कानून जो है, कायदे कानून सिर्फ एक आम आदमी के लिए, अगर रसूखदार लोग पे शिकंजा कसता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो अंजाम तक पहुंचेगा मामला। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो एक आम आदमी पूछना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ओके विपिन जी, वापस लौटते हैं आपके पास। दीप्ति सिंह जी, ये जो जो तमाम धाराएं हैं और उसके साथ ही एक दिन की जो कस्टडी मिली है, इन कस्टडी में किन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास एनसीबी की तरफ से किया जा सकता है, और ये भी कहा गया एनसीबी की तरफ से कि करीब 5 गिरफ्तारियां और हो सकती है। हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिले हैं। दीप्ति सिंह जी जानकारी की, देखिए इसके अंदर कोई अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं, कोई इसमें सप्लायर होता है, कोई इसमें बायर होता है, कई लोग आपस में जुड़े होते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इस मामले में इतने लोगों को जुड़े हुए पाए गए थे। लेकिन चक्कर क्या है कि आज तक इसमें किसी के भी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी भी जो रसूखदार, जैसे विपिन जी कह रहे थे कि लोगों को डर नहीं लगता, उनको पता है कि वो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ जाएंगे, और यही हुआ भी है। पीछे से जितने भी हम लोगों ने देखे थे कि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कहीं ना कहीं जी दीप्ति जी हुआ, रिजल्ट में ऐसा कुछ आया नहीं जिससे लोगों को कहीं डर बैठे, कोई नजीर पेश हो जाए और लोग थोड़ा समझे कि नहीं इस एंगल पे हमें काम करना चाहिए और बच्चों को थोड़ा डर लगना चाहिए। तो ये है कि इतने सारे जो चीजों को ढूंढा गया और इतने सारे जो व्हाट्सएप के अंदर से एंगल पहले भी निकले, अभी भी निकलेंगे, लेकिन देखते हैं अभी बहरहाल कि एनडीपीएस कितना कुछ कर पाती है इसमें, और या सिर्फ ये एक पूरा फिल्मी ड्रामा 2-3 दिन न्यूज चैनल्स के लिए मिल जाएगा, खाने का खुराक हो जाएगा और बस इसके बाद कुछ नहीं होगा। जी, तो मतलब हमारे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो धाराएं हैं, उन्हीं में ही कहीं शिथिलता है और उन्हीं में ही बहुत
इसी बीच हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जी मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, ये जो आज बताया गया है कि एक दिन की कस्टडी मिली है, अभी ताजा रिपोर्ट्स क्या मिल पा रही हैं आपको वहां पर, और एनसीबी की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं, जो चैट्स मिले हैं, उस चैट्स में तमाम लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं, उसको लेकर उन्हें वक्त चाहिए। 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। लेकिन वहीं शाहरुख खान के वकील सतीश मान शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ कंजम्पशन की धारा है, तो लिहाजा उनमें जो है उनको तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन माननीय कोर्ट ने सरकारी वकील की दलील मानते हुए उन्हें महज 1 दिन का जो है एनसीबी कस्टडी दे दिया है, जिसमें कल जो है 25 मार्च से जमानत याचिका के लिए अर्जी करेंगे। तो जाहिर तौर पर कल जो है हो सकती हैं वो 5 लोग, और कौन हो सकते हैं, किनके ऊपर ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? कोई जानकारी, कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं आपको आपके सूत्रों से? ये देखिए पवन जी, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही थी कि लगातार जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके चैट सामने आया। चैट के बाद जो है उनके पास से ड्रग्स बरामद किए गए। हालांकि शाहरुख खान का जो लड़का है आर्यन खान, उसके पास से ड्रग्स जो कंजम्पशन की मात्रा में बरामद की गई है। और दूसरी बातें सामने आई है कि बाकी जो लोग हैं उनके पास से जो है डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन दोनों की मात्रा, यानी कि ज्यादा मात्रा में बरामद की गई। लिहाजा इसको देखते हुए अब कहीं न कहीं एनसीबी यह चाहती है कि आर्यन खान की जो कस्टडी मिलने से, क्योंकि लगातार उसके बाद से काफी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। जी चलिए, तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो विपिन शर्मा जी से जानेंगे कि आखिरकार ये इतनी सारी सख्ती होने के बावजूद भी इस दम मारो दम गैंग का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजधर्म में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। 1 दिन की कस्टडी उनको एनसीबी को मिली है, और इसके बाद इस पर आगे की तफ्तीश होगी। हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जी, और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, ये जो देखा, इससे पहले जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तमाम एक के बाद एक अभिनेता और अभिनेत्री एनसीबी की दफ्तरों में आ रहे थे, और उसके बाद एक तरीके से रस्म अदायगी हुई, साइन किए और निकल गए। उसके बाद वो वापस अपने कामों में जुटे हुए हैं। ड्रग्स पेडलर्स का कहीं कुछ पता नहीं है। सुशांत केस में एक तरीके से फाइल पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है, लेकिन क्या हाथ क्या आया इतना सब कुछ होने के बावजूद? मुद्दा ही वही है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जब ये जांच शुरू होती है तो लोग ये उम्मीद करते हैं, चाहे आम आदमी एक उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ मामले की तह तक जाया जाएगा और अंत में कुछ ऐसे नाम सार्वजनिक होंगे जिससे एक अच्छी नजीर पेश होगी। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कुछ रसूखदार परिवारों का नहीं है या कुछ शख्सियतों का नहीं है जो मशहूर शख्सियत है, सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने देश को नशा मुक्त करना है, केवल हमने पहले पीछे पंजाब की बात करी कि पंजाब को कैसे नशा मुक्त कराया जाएगा, नेताओं ने बड़े बड़े वायदे करे थे अपने संकल्प पत्र में, लेकिन हुआ क्या? लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने देश को, आपके युवा पीढ़ी को, जो जनरेशन नेक्स्ट बोलते हैं, बार बार प्रधानमंत्री जब तवज्जो देते हैं कि युवाओं पे, हम लोगों के सारा जो निर्भर करेगा और उनको युवाओं को सशक्त करना है, तो अगर सशक्त करने की बात करते हैं तो सारे राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को यह संकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सियासी रोटी एक दूसरे देखते रहते हैं, आधे से ज्यादा वक्त एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में निकल जाता है। यहाँ पर कुछ मामले जो जनहित से जुड़े होते हैं, राष्ट्र हित के होते हैं, ये इसको राष्ट्र हित में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर युवाओं की बात है, और युवा अगर गुमराह हो जाते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कैसे मुक्ति दिलाएगी, कौन किसका दायित्व बनता है? तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कोई अच्छी, अब ये अपेक्षा करी जाएगी कि यहाँ पर कुछ अच्छी नजीर पेश हो कि यहाँ पर आपने देखा बॉलीवुड में 2 बहुत बड़ी अहम बातें बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में। वापस लौटते हैं, दीप्ति जी आपके पास आते हैं। क्या ये क्राइम छोटा है या फिर हमारे कानून जो हैं वो पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से इस पूरी जो घटनाक्रम चल रहा है दम मारो दम गैंग का, इस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है? दीप्ति जी। नहीं, कानून तो पर्याप्त है, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सवालिया निशान है।
प्रक्रिया इतना लंबा है। जैसे अभी ये जब बच्चों को पकड़ा गया है और इनके फिर कई टेस्ट से इनको गुजरना होगा, उसके बाद इनके इंटेरोगेशन कहीं पे होगा। इस बीच क्या होगा कि जो नशे के जो हालात हैं उनके थोड़े कम हो जाएंगे और वो बहुत इजीली अब सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं ये साबित करना कि कितना इनका कंजम्पशन रहा है बैंड पदार्थ। तो यहाँ जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। पकड़ में आ जाने के बावजूद फिर कहीं से फोन आएंगे, फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगी। ये सारी कुछ ढिलाई इसकी वजह से आज तक यहाँ मुंबई में जो शिकंजा कसा जाना चाहिए था, क्योंकि मुंबई जहाँ की माया नगरी थी अब नशे की नगरी तक हो गई है। आप देखिए हर छोटे बड़े अपराध के पीछे कहीं ना कहीं नशा ही एक कारण दिखता है, और ये वो नशा है जो पूरे भारत में कहीं नहीं लेकिन यहाँ मुंबई में जरूर मिल जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं यहाँ पे जिनके पास जो आर्थिक स्थिति इनकी काफी अच्छी है और इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, मायने रखती हैं। और प्रक्रिया को मैं ज्यादा कहूंगी कि कहीं प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है, जिसको थोड़ी सुधारने की और स्पीडी ट्रायल करने की जरूरत है, जिसमें जितना स्लो पढ़ते जाते हैं फिर बीच के रास्ते मिलते जाते हैं और लोग इसके चंगुल से निकलते चले जाते हैं। और हमारे यहाँ अपील भी प्रोसेस है, अपील में भी चले जाएंगे, कल बेल में जाएंगे और कल बेल नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं अर्जेंट लगा दिया जाएगा किसी सीनियर लॉयर की तरफ से। तो ये सारी प्रक्रिया का दोष कह सकते हैं, यह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को फायदा मिल जाता है। जी दीप्ति सिंह जी, एक दिन की जो ये रिमांड मिली है, क्या ये पर्याप्त होगी इस पूरे नेक्सस की कड़ियां जोड़ने के लिए, आपको लगता है? हालांकि एनसीबी की तरफ से 2 दिन मांगे गए थे। 2 दिन मिनिमम कम से कम इनके सारे टेस्ट से इनको गुजरना ही चाहिए। मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें कई लोग हैं, जिसमें जो बड़े नाम है वो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके क्रूज के अंदर काफी सारे लोग थे। तो ये सारे एक साथ रहेंगे तो कहीं आपस में फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एक नहीं बल्कि 10 दिन कम से कम इनको जरूर साथ में रखना चाहिए था। और बेल भी इनको, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस है तो इनको बेल भी इतनी जल्दी नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होता है। चांसेस मुझे जहां तक लग रहा है कि इनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि काफी बड़े बड़े लॉयर्स अभी इनके साथ आ गए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको कम से कम 10 दिन तो रखना चाहिए, ताकि सारी बातों की जानकारी हो जाए, किसने खरीदा, किसने किसको बोला, और ये सारे इनके टेलीफोन जब्त कर लेने चाहिए, जिससे इनके सोर्सेज का पता चल पाए। सोर्सेज ही नहीं पता चलेगा, आप देखना कल के न्यूज में यही होगा कि ये बाहर आ गए और सारी चीजें धीरे धीरे 4 दिन के बाद ठंडी हो जाएंगी और फिर इसके बारे में लोग बातचीत करना भी बंद कर देंगे। जी दीप्ति जी, अभी एक बयान आया, फिल्म अभिनेता हैं सुनील शेट्टी जी, उनका कहना था कि मीडिया तो हाइप करने लगती है और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि ये शाहरुख खान के बेटे होते या फिर किसी सामान्य आदमी के। बात यह है कि हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी ये मिली है कि करीब 22 MDMA की टैबलेट्स और 13 ग्राम हेरोइन ये इनके पास से बरामद हुई है, माफ कीजिएगा कोकेन बरामद हुई है। तो ये जो रिकवरी है, हालांकि ये कंजम्पशन में ही आएगी, कमर्शियल यूज में तो नहीं आएगी, लेकिन एक तरीके से एक पीढ़ी को गलत संदेश तो जा रहा है ना दीप्ति जी? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। और इसमें सुनील शेट्टी जी के इस बात से मुझे बहुत खेद है कि इस तरीके के एक बयान उनकी तरफ से आ रहा है, जो बहुत ही जिम्मेदार हैं। और समाज में इस जो देखिए, हम लोग सारे भारत में ना फिल्मों को देख देख कर ही हम सारे प्रेरित होते हैं। अगर हमें ये दिखने लगा है कि हमारे फिल्मों के वो जो हीरो हैं, जिनके लिए हम बहुत मुश्किल से महंगी टिकटें खरीदते हैं, उनको देखने वहां जाते हैं और यहाँ बड़ी आसान सी चीजें हैं, और ये नशा करना या छोटी मोटी और अपराध में इनका संलिप्तता हमें भी लगेगा बहुत आसान चीज है, और हम जैसे आम आदमी के बच्चों को इन सब चीजों के लिए रोक पाने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ये भी दिखता है कि ये जो गार्डियंस है, ये जो सुनील शेट्टी है या शाहरुख खान है, इन लोगों ने किस तरीके से अपने बच्चों को पाला पोसा है, ये किस तरीके से छूट दे रहे हैं। तो ये छूट हमारे बच्चे भी मांगेंगे, ये मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के बच्चों को भी कहीं ना कहीं उधर झुकाव बढ़ेगा। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है कि बच्चे को थोड़ी सांस लेने दो, और ये छोटी सी बात है, मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सबक मिले और उस तरीके की गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। तो मुझे उनके बातों से खेद है और मैं बिल्कुल असहमत हूँ, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जी ठीक है। विपिन शर्मा जी, एक तो ये सुनील शेट्टी जी के बयान पर प्रतिक्रिया, और साथ ही करीब 24 साल पहले का एक वीडियो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है शाहरुख खान जी का। उसमें उन्होंने उस समय 24 साल पहले ये इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो ड्रग्स ले, मैं चाहूंगा कि वो लड़कियों के साथ रिलेशंस वगैरह रखे और उनकी शिकायत आए। आज जब वो चीज़ हकीकत में बदल गई तो शाहरुख खान जी परेशान हो रहे हैं। फिल्म की शूटिंग छोड़कर पूरी उनकी टीम, पूरा उनका अमला लगा हुआ है सतीश मान शिंदे वकील के साथ। विपिन शर्मा जी। जी देखिए, पहली बात तो सुनील शेट्टी साहब ने जो बयान दिया है, ये
बहुत ही दुख होता है कि कोई बोले कि आप मीडिया ट्रायल ना करें। कमाल की बात है, मीडिया चौथा स्तंभ है यहाँ पर। हम लोगों को कोई नसीहत की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि हम लोग एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करते हैं। जब मुद्दे उठाते हैं, आप लोग की चैनल ये खास कार्यक्रम आपने इसका आयोजन करा है यहाँ पर, ताकि दर्शकों को एक संदेश जाए कि लोग ये समझे, सबक लें। हमने कोरोना काल में कई सबक लिए, तो यहाँ पर अब नशे की जब बात आती है तो ये बच्चों को सबक मिलेगी। यहाँ पर जो भी ऐसे करेगा तो उनको ऐसे उनके साथ उनकी बदनामी भी होगी और साथ में सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? यहाँ पर ये लीपापोती करना या जहाँ पर अपने कुछ अंदरूनी मामले होते हैं बॉलीवुड के, तो वहाँ तो कुछ भी साथ लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन बाकी मामलों में कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर एक को हक है, हर एक वर्ग को हक है, समाज के हर तबके को हक है कि आप अपने विचार रखें, खुद के रखें, आजादी है सबको। लेकिन जब ये दोहरे मापदंड हो जाते हैं, वहाँ चिंता का विषय बन जाता है, वहाँ पर दुख होता है कि क्या कारण है। आपके अंदर अगर कोई खामियां उजागर कर रहा है, उसमें आप ऐसी बातें प्रतिक्रिया देते हैं, या तो कभी बोलते नहीं है और या बोलते भी हैं तो आप बोलते हैं, देखिए दूसरे पे कटाक्ष कर देते हैं कि मीडिया यहाँ पर मीडिया ट्रायल कर रहा है। बहुत दुख की बात है। कम से कम ये अपेक्षा नहीं करी जाती कि जो इस ओहदे पे पहुंचे हैं, आपको एक आम आदमी ने, हम लोगों ने प्यार दिया, जब दर्शकों ने प्यार दिया, मान सम्मान दिया, आप उस ओहदे पे आए, तो यहाँ पर आप लोग एक रोल मॉडल है। सबसे बड़ी बात मैं चर्चा में बोलना चाहता हूँ, रोल मॉडल की तरह माना जाता है कि जब ये बड़े पर्दे पे काम करते हैं, यहाँ पर अदाकारी करते हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति बनने की भी आवश्यकता है कि आप रोल मॉडल जब एक आम आदमी आपको देता है तो आप क्या नजीर पेश करते हैं, क्या मिसाइल कायम करते हैं। और जब और देखिए, गलत को गलत ही बोला जाता है, गलत को किसी भी दृष्टिकोण से आप उसको सही नहीं ठहरा सकते या लीपापोती नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर ये समय की पुकार ये है कि अगर आपने एक अच्छी नजीर पेश करनी है तो आप उसका विरोध करें और बोले हाँ गलती हुई है, और गलती हुई है क्योंकि बेवजह तो यहाँ पर एनसीबी लगी नहीं है कि सुर्खियां बटोरने के लिए यहाँ पर अगर कार्रवाई हो रही है, या मीडिया में भी हम लोग आज इस चर्चा में बैठे हुए हैं, या आपके पत्रकार वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे लगे हुए हैं जमीनी हकीकत बताने में कि क्या इस समय सूरत हाल बने हुए हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो ये उसके बाद भी हमने देखा, लेकिन ये क्या हुआ, ये ट्रेंड क्या उभर के आ रहा है, ये होता है कि यहाँ पर पीछे देखा आपने कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया, उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सब लोग लगे हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स का भी एंगल की बात चली। उसके अंत में क्या हुआ, फिर वो बड़ी मशहूर अभिनेत्री जो है उनको जब उन पे जब कार्रवाई शुरू हुई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, अंत में क्या हुआ। तो ये सारी बातें हैं कि एक आम आदमी पूछना चाहता है, क्या कायदे कानून सिर्फ एक आम आदमी के लिए बने, सजा पाने के लिए क्या सिर्फ एक आम आदमी है रसूखदार बच जाएगा अपना रसूख दिखा के। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये इन पे हमेशा के लिए कि ताकि एक लोग सवाल ना पूछे, तो कुछ कार्रवाई अगर जो जांच एजेंसियां करेंगी तो उससे प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी, हौसला भी बढ़ेगा कि अब कम से कम दो बातें, कि एक जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और आगे के लिए एक युवा पीढ़ी के लिए एक उनको सबक मिलेगा। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर तो वापस मुद्दे पर लौटते हैं। दम मारो दम गैंग का पर्दाफाश क्या होगा, ये बड़ा सवाल एनबी न्यूज पूछ रहा है और हमारे साथ तीनों ही खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हम संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश जी, बताया जा रहा है कि एक दिन की अभी रिमांड मिली है और जो डिफेंस के जो वकील हैं सतीश मानसिंह जी, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बेल फाइल करेंगे। ये कौन से कोर्ट में वो बेल फाइल करेंगे और इस मामले में अब क्या और अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं? जी देखिए, किला कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर उनको एक दिन की रिमांड मिली है। अब जो है उनके वकील सतीश मानसिंह जमानत याचिका करेंगे एनडीपीएस के तहत। जाहिर तौर पर जिस तरह से सेक्शन लगाया गया है, उन सेक्शन के तहत कम से कम 10 साल का सजा का प्रावधान है, क्योंकि सेक्शन जो लगाया गया 8, 9C, 27, 28C, तो जाहिर तौर पर इस प्रावधानों के तहत 10 साल की सजा। ऐसे में एक दिन की रिमांड मिलना मतलब कि एनसीबी के पास तमाम पुख्ते सबूत है और एनसीबी अब जो है आगे रिमांड नहीं मांगेगी। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली कि जो चैट्स मिले हैं, उस चैट्स के आधार में एनसीबी एक बार फिर से कार्रवाई कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, क्योंकि जो इनपुट मिलेंगे उस इनपुट के आधार पर भी एनसीबी लगातार कोशिश करेगी कि बाकी लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ कर ली जाए। तो लिहाजा ना ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कल भी एनसीबी चाहेगी कि रिमांड की बढ़ोतरी की जाए, रिमांड मांगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दिन में एनसीबी इतनी जो चांस मिले उस आधार पर पूछताछ कर ले। तो जाहिर तौर पर यह मामला कहीं कहीं और आगे बढ़ने वाला है।
हालांकि क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और उनके वकील भी काफी बड़े वकील हैं, तो इस तरह का दबाव जरूर हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि सतीश मान शिंदे पूरी कोशिश करेंगे कि कल जमानत जो है याचिका है उसको जो है वो पत्र व्यवहार करेंगे, लिहाजा वो मांग जरूर करेंगे कि कल ही जो है आर्यन खान की जो है मुसीबतें कम। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी जी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। मैं आपका रुख करता हूं दीप्ति सिंह जी। ये जो बताया जा रहा है कि जो रिकवरी हुई है 22 MDMA की टेबलेट्स और 13 ग्राम कोकेन, इसके मद्देनजर क्या एक दिन ये पर्याप्त होगा? क्या आगे और कस्टडी मिल जाएगी या फिर बेल मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको? देखिए, बेल मिलने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके के जितने वारदात हम लोगों के सामने आए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर इस तरीके के शिकंजे में कसे जाते हैं तो वो ज्यादा दिन तक उनको रोका नहीं जाता है। ये तो पहली बार थोड़ी गिरफ्तारी भी सुनने को मिल रही है, अदरवाइज सिर्फ पूछताछ और रिमांड ही चलता रहता है और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता और आराम से बाहर निकल जाता है। तो चांसेस हैं इनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास से बरामद नहीं हुए। उस क्रूज के अंदर बहुत सारे और लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों के साथ जो थे उसमें ये चीजें मिली हैं। तो अगर हमारे सवाल अगर थोड़े बिल्कुल क्लियर हो कि हम आर्यन खान की बात कर रहे हैं और दो उनके जो मित्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको बेल मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बरामदगी किस कंडीशन में हुई है, कहाँ पे हुई है, वो मैटर करता है। जी, इसमें ये भी जानकारी मिली है दीप्ति सिंह जी की कंजम्पशन की बात खुद आर्यन खान ने स्वीकारी है। जो उन्होंने बयान दिया है एनसीबी के अधिकारियों को, उसमें उन्होंने माना है कि मैंने कंज्यूम किया है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? पता नहीं। देखिए, पुलिस स्टेशन में और एनडीपीएस किसी भी अधिकारी के सामने अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो वो बयान कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंस एक्ट के अंदर बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि कई बार ये माना गया है कि पुलिस के दबाव, जोर जबरदस्ती या मानसिक कंडीशन उस समय ऐसी नहीं होती, लोग डर जाते हैं तो कोई भी बयान उठपटांग देते हैं और वो साइन कर लेते हैं। तो ये सारी जो एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे डिपेंड करता है कि जब कोर्ट में मामला आएगा कोर्ट में वो क्या बयान फिर से देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो इनके ब्लड और यूरिन के टेस्ट होंगे इसमें भी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी और उसके बाद कहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कंज्यूम किया है, ये दबाव में कहा है या सच कहा है या कहा भी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक ये मैंने कहीं किसी भी जगह पे नहीं पढ़ा है। मैंने हर जगह यही देखा है कि आर्यन खान ये दावा कर रहे हैं कि मैं उस पार्टी में एज अ गेस्ट बुलाया गया था और मेरी तरफ से कोई कंजम्पशन नहीं हुआ और मैंने किसी भी नशे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये बहुत एम्बिग्विटी है इस इनके स्टेटमेंट में, हर जगह अलग अलग स्टेटमेंट होने की वजह से इसमें मैं पूरी बात अभी नहीं कह पाऊंगी जब तक कि कल बेल के समय किस तरीके के दावे पेश किए जाते हैं इनके वकील की तरफ से, मिस्टर मान शिंदे की तरफ से, तो पता चलेगा। जी हाँ दीप्ति सिंह जी, दिशा साल्यान वाला जो एक केस चल रहा था अभी तक वो भी अधर में लटका हुआ है, उसका भी कुछ अभी तक हो नहीं पाया है। क्या लगता है आपको उस केस को अगर मद्देनजर उस पर एक बार फिर से हम रोशनी डालें तो? वही मैं कह रही हूँ, अगर पहले भी कुछ हुआ होता तो अभी ये बच्चे शायद क्रूज में ये रेप पार्टी करते हुए नहीं पकड़े जाते। इनको थोड़ा डर लगता, लेकिन हुआ क्या कि दिशा साल्यान की डेथ तक हो गई, उनकी माँ के ऊपर इतने सारे उनको धमकी भरे कॉल्स मिले, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, क्या क्या हुआ पता नहीं, ना जाने इसी नशे की वजह से। लेकिन किसी को दिखता तो नहीं है कि कहीं सजा मिली हो या किसी को कहीं किसी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई हुई हो। हाँ, लोगों को पूछताछ के लिए जरूर बुलाया गया, उनसे जानकारी ली गई, लेकिन उसका अंत कहाँ पे एनडीपीएस, तो वही मैंने कहा, प्रक्रिया जो प्रोसीजरल है जो हमारा लॉ, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे दर्द होता है कि इतना लंबा है कि चीजें बीच से लोग निकलने लग जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता खास। अगर कहीं थोड़ा स्ट्रांग होते, थोड़ा स्पीडी ट्रायल होता तो चीजों को पकड़ पाते और इनके अंदर होता कि नहीं, अगर आप पकड़े गए हैं ऐसे कंडीशन में तो जो हमारे एनडीपीएस के सेक्शंस कहते हैं उस सेक्शन के अंदर आपको नॉन अवेलेबल है तो आप नॉन अवेलेबल ऑफेंस के अंदर इतने दिन अंदर रहेंगे ही रहेंगे, तो शायद कुछ डर बैठता और शायद थोड़े ड्रग पैडलर्स भी डरते। यहाँ डर किसी को दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं लग रहा मुंबई माया नगरी में किसी तरीके के डर और खौफ में कोई जी रहे हैं। यहाँ लोग अपने पैसे के दम पे जीते हैं, अपने रसूख के दम पे जीते हैं और यही देखने को भी मिला है। पास इतने आपने अभी खुद ही दिशा साल्यान के केस का नाम याद दिला के मुझे थोड़ा और दुखी कर दिया कि पीछे भी हमने कई बार इस पे खूब चर्चा की और अंत में निकला क्या। वही बात है, ये मीडिया ट्रायल और मीडिया की ही बातें रह जाएंगी और समाज में इससे कोई ना सबक लेगा ना कोई इससे कोई सीखने वाला है। बस ये एनडीपीएस के सेक्शंस रहेंगे, इनके छापेमारी होंगे, इनकी कवायद होती रहेंगी, लेकिन अंत में फिर बड़े बड़े कॉल्स होंगे, बड़े बड़े नेता आ जाएंगे बीच में। बस यही होगा। आपके सवाल का जवाब आपके पास ही था जी। तो विपिन शर्मा जी, इससे पहले आपने दिशा साल्यान के केस में एक टर्म बहुत ज्यादा उछाला गया था, बिग फिश। कहाँ है वो बिग फिश आज?
इन लोगों ने उड़ता पंजाब एक मूवी बनाई, उसमें पंजाब की समस्या को लेकर इन्होंने टारगेट किया कि हाँ पंजाब में चुनौती है नशा की। लेकिन आजकल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं एक के बाद एक, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, लग रहा है कि आज उड़ता पंजाब से ज्यादा उड़ता मुंबई ये ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि देखिए हम लोग पंजाब की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, हम गोवा की बात क्यों नहीं कर रहे कि गोवा को तो पार्टी कैपिटल बोला जाता है कि हिंदुस्तान का पार्टी कैपिटल है और राजधानी है। तो ये वहां पर ये जांच एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, तो यहाँ पर उनको तो और अपने जांच और उसमें तेजी लानी चाहिए कि यहाँ पर जब आपको जानकारी है कि गोवा में क्या क्या होता है और वहां पर अगर करें तो बहुत बढ़िया। वो दिन दूर नहीं कि जब आप हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर सकते हैं। जितने भी और कितनी बारी सिर्फ बात बोलने से काम नहीं चलने वाला। और सबसे बड़ी बात है सप्लाई चेन के तय तक जाना की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि जांच एजेंसियां जो इस समय लगी हुई है, आप अगर एनसीबी की बात करें, वो बार बार इस बात को तवज्जो दे रही है कि हम सप्लाई चेन को स्टडी करना चाहते हैं, उस पहलू को एसेस करना चाहते हैं कि ये सप्लाई चेन कैसे हुई, यहाँ पर किसने कैसे पहुंचाए ये ड्रग्स, जो बैंड ड्रग्स थे, और जो कैसे ये लोग इस क्रूज लाइनर तक पहुंचे और कौन इसका पेडलर था। ये सारी तमाम बातें जो है जब तक सप्लाई चेन, उसके बाद आपके व्हाट्सएप के चैट, क्योंकि उस पर भी उसकी पड़ताल शुरू हो चुकी है और उसके आधार पर काफी कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन ज्यादा मिलती तो बहुत अच्छी बात होती। कम से कम लोगों को दो बातें होती, एक तीर से दो निशाने होते। एक तो लोगों को संतुष्टि मिलती है एक आम आदमी को कि हाँ इंसाफ हुआ है यहाँ पर। ये नहीं है कि रसूखदार अपने रसूख के बिना पे वो जो आधार पे बच जाएंगे। दूसरी बात, एक युवा पीढ़ी जो है उनको भी एक संदेश मिलता कि यहाँ पर कायदे कानून में रहेंगे तो उनका फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नजीर पेश करने की आवश्यकता है। और कितनी बारी आपने एनडीपीएस एक्ट आपका है, कानून आपका है 1985 का, उसके तहत लोगों को सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी आपकी रेप पार्टीज होती रहती हैं और फिर बार बार वही होता है। लेकिन अंत में नतीजा क्या निकलता है, ये सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या उसके बाद कार्रवाई हुई, बड़े बड़े जोर शोर से आपने करा, फिर टाटा फिर डैम स्क्रिप्ट, मैंने अंग्रेजी का ये फ्रेज यूज करा था कि अंत में क्या हुआ, इतने बड़े। और दिशा सालियान की खासतौर पर अगर बात करें तो वो जांच क्या, वो बेवजह वो उन्होंने खुदकुशी कर ली जो एक आम आदमी को जताया गया। और तो ये ऐसी तमाम बातें हैं कि जो लोग पूछना चाहते हैं कि क्या रसूखदार लोगों के लिए कायदे कानून नहीं है, और क्या सिर्फ सजा पाने के लिए सिर्फ एक आम आदमी होगा, मध्यम वर्ग का, गरीबी रेखा के नीचे जो है, सिर्फ वही उसको कानून के तहत सजा मिलेगी। तो ये तमाम बातें जो हैं, इन सारी बातों पे हमेशा के लिए लगाम लग जाए, हमेशा के लिए लोग संतुष्ट हो जाए, तो उससे ये दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, जांच एजेंसियों का भी दायित्व बनता है कि कुछ अच्छी एक मिसाल कायम हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। कि ऐसे ना हो कि यहाँ पर बिल्कुल आपने बड़े जोर शोर से तो कार्रवाई कर ली, हाई सी ऑपरेशन है, आपने मिड सी जाके इंटरसेप्ट करा, आपने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीबी को लाखों सलाम इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने ये डे डेविल काम करा है, बहुत बढ़िया। उन्होंने उनके जो चीफ है, डायरेक्टर जनरल है एसएन प्रधान, उन्होंने बिल्कुल साफ करा। उन्होंने बोला हमने थ्रेट परसेप्शन भी पहले स्टडी करा था कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये हाई सी ऑपरेशन करा, उसको अंजाम दिया और सामने सारे सबके सामने। लेकिन अंत में क्या होता है, कार्रवाई कैसे होती है, क्या किसी के दबाव में आके मामला दब जाएगा, क्या वो अपने जो एक अंजाम तक पहुंच पाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं, इन जो अनुमान एक आम आदमी लगाता है उस पर हमेशा के लिए लगाम लग जाए। वो तभी लगाम लगेगी जब कुछ नतीजा निकले। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। 1 दिन की कस्टडी एनसीबी को सौंपी गई है। दीप्ति सिंह जी, ये जो देखने को सामने आ रहा है कि 1 दिन की कस्टडी और इसके साथ ही जो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई चैट्स आ रही हैं, ये टेक्निकल जो कुछ एविडेंसेस हैं, ये कितना ज़्यादा ठहरेंगे। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार रिकवरी भी होती हैं, एनसीबी ने बड़ी बड़ी रिकवरी की हैं, तमाम उनके पास एविडेंसेस भी होते हैं, लेकिन क्या ये रोल भी प्ले करता है कि क्या
इन लोगों का कोई पर्सनल, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें सामने एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, इसमें सिर्फ सरकारी मशीनरी होती है, किसी का पर्सनल अपना इंटरेस्ट इंगेज नहीं होता है। क्या इस वजह से और जल्दी इन लोगों को बेल वगैरह मिलने में आसानी रहती है? कुछ हद तक इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगी न्याय प्रणाली के बारे में, लेकिन बहुत हद तक इसमें लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है और रहता भी है। तो थोड़ा कहीं जाके सरकारी महकमे जो हैं वो कोर्ट में आकर बहुत शांत हो जाते हैं। जिस लेवल पे कार्रवाई की गई है, जिस लेवल पे ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, उस तरीके से वो कोर्ट में इतने अग्रेसिव नहीं होते। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट के अंदर आने के बाद इनके रुख बहुत नरम होते हैं, पेपर पे होते हैं और पेपर पे जो इन्होंने जांच किया है, जो इनकी डायरी होती है वो जमा कर देते हैं। बट वर्बल जो जिस तरीके की तलखी की जरूरत होती है, जितना स्ट्रांग अपनी बात कहने की होती है, वो नहीं होने की वजह से आराम से बेल आज तक मिलते आए हैं। नॉर्मल इस तरीके के केस में ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है कि इनको बेल नहीं मिल पाते। और अभी जो इसमें बात आ रही है सामने, जो हेरोइन के या जो भी ड्रग्स पाए गए हैं, इनकी मात्रा को लेकर, तो ये मात्रा कहीं ना कहीं पर्सनल कंजम्पशन को लेकर दिख रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस का कुछ रैकेट दिख नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, जो व्हाट्सएप चैट्स है वो कनेक्शन बताने में, नेटवर्क बताने में काफी हद तक मदद करेंगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको थोड़ा ज्यादा रिमांड की जरूरत थी, या इनके जो भी मोबाइल है या जिस भी तरीके से ये कम्युनिकेशन हो रहे थे, वो मोबाइल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं जब्त करने की जरूरत थी। अब मुझे नहीं लगता कि जब्त हुए हैं। जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, यही लग रहा है कि सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर अपने पास ही हैं, बस व्हाट्सएप चैट को पकड़ा गया है। वैसे इनके पास देखिए, जो एनडीपीएस है, इनको ताकत काफी ज्यादा है। ये चाहे तो बहुत तह तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास सरकार की शक्ति है, और ये चाहे तो जांच एजेंसियों का सहारा लेकर भी काफी सारे इसमें साइबर का भी तरीका भी हेल्प ले सकते हैं, और इनको नेक्सस पता चल सकता है। पर देखना यह है कि चल सकता है और नेक्सस पता करना है में किसने इनके अंदर वो इंटेंसिटी है, कितना वो चाहते हैं। जी विपिन शर्मा जी, वही बात है लगभग, क्योंकि किसी का पर्सनल अपना इंटरेस्ट इन लोगों का इंगेज होता नहीं है। और जैसा कि दीप्ति जी बता रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, तो सीधी सीधी तो नहीं, लेकिन मतलब समझा जा सकता है कि अल्टीमेटली तस्वीर अंदर क्या होती है। जिस तरीके से चीखते चिल्लाते हुए आमतौर पर बाकी केसेस में अधिकारी और उसमें आईओ और तमाम लोग देखे जाते हैं, ऐसे केसेस में नहीं देखे जाते, और शायद उसी का फायदा इन लोगों को मिल जाता है। और तमाम ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये इनको क्या बोलें, ये गुमराह हो गए, या फिर वाकई ये अपने जो हमारे फिल्मी सितारे हैं, जो अब एक आपने देखा होगा कि अभी बहुत हाल ही में एक गुटखा का एड भी वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से वो भी सीख रहे हैं। जी पवन जी, ऐसा है कि यहाँ पर आप देखें कि कश्मीर का जो युवा था वो गुमराह हो गया था, अपनी फौज को पत्थरबाज समझ बैठा था। लेकिन वहां पर भी एक नई सुबह का आगाज कैसे हुआ, जब सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई, 370 हटाया कि और वहां पर आप माओ पे सोचो क्या बीतती होगी, जिनके बच्चे पत्थरबाज बन गए थे, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठे थे। तो जब आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो माँ बाप को तो देखिए, माँ बाप का तो कसूर था नहीं, लेकिन वहां पर बच्चे अगर गुमराह हो गए थे, किसी के शय पे आके करने लग गए थे, तो वो कसूरवार ही उनको ठहराएंगे। उसी तरह से जब बच्चे नशे में आ जाते हैं, एक बारी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो किसका दायित्व बनता है। तो यहाँ पर जैसे सरकार ने वहां पर इच्छा शक्ति दिखाई, 370 हटाया, यहाँ पर भी कुछ अच्छे रिफॉर्म्स के तहत कुछ सरकार को नजीर पेश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर या तो कोई अच्छी कार्रवाई करें, और अच्छी कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करा जाए कि यहाँ पर, ताकि एक मिसाल कायम हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये, अगर हम खासतौर पे बॉलीवुड की बात करें, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, बहुत ही अद्भुत इनकी अदाकारी रही है, इनका योगदान जो रहा है हिंदी सिनेमा में, वो बिल्कुल विश्व में उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर जब उनको रोल मॉडल समझा जाता है, तो उनका क्या, उनको समझाने की आवश्यकता है कि आपका क्या दायित्व बनता है कि आप कुछ मामलों में, अब पीछे हमने देखा मी टू मूवमेंट चला था, या कास्टिंग काउच की बात करेंगे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जिम्मेदारी तो यहाँ दोहरी पर हो जाती है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा हिस्सा हमारे देश का वो उनको रोल मॉडल मान रहा है, इनकी तो जिम्मेदारी और दोहरी हो जाती है। बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, वीडियो आया, उसमें तमाम ये सिने स्टार्स जो थे वो दिख रहा था। वीडियो देख के एक आम आदमी बता सकता था कि हाँ, ये इन्होंने ड्रग्स लिए हुए हैं और ये नशे में हैं, और वो पब्लिक हो रहे हैं। जी, मुद्दा वही है, क्योंकि यहाँ पर जब इनसे अपेक्षा करी जाती है कि कुछ अच्छी बातें करें, कुछ अच्छे संदेश दें,
ताकि लोग उससे सीख लें, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं और इन्हीं के आगे चलना चाहते हैं कि इनके जो ये बातें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ गलत संदेश, अगर ये लोग चुप मौन धारण कर लेंगे तो उससे क्या फिर समझा जाए और उससे क्या इन्होंने अपना दायित्व निभाया। तो ये सारी बातें हैं कि यहाँ पर ऐसे ना हो कि जब आपके अंदरूनी खुद के कुछ मामले उजागर होते हैं वहां पर आप सिलेक्टिव, आप अपने तरीके से मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर जहां आपको लगता है कि यहाँ पर यहाँ पर कुछ फायदा होगा या यहाँ से आप कुछ बात सिद्ध कर पाएंगे तो वहां तो आपकी प्रतिक्रिया आती रहती है, हर एक जगह से आपकी प्रतिक्रिया आती है। तो ये चीजें सिलेक्टिव जो है क्रिटिसिज्म या सिलेक्टिव आपका जो एक रवैया बन गया है वो चिंता का विषय है। तो ये सब लोगों को दायित्व समझना पड़ेगा कि यहाँ पर खुल के मैदान में उतरें और गलत को गलत बोलें। उसमें लिपापोती का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको किसी तरह से बोले कि नहीं, और ऊपर से मीडिया पे आप कटाक्ष करना शुरू कर दें कि यहाँ पर कि शूटिंग द मैसेंजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि जो आपको जाके मामले को उजागर कर रहा है, जनता तक अगर बात हम लोग पहुंचा रहे हैं कि कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने तूल पकड़ा, बेवजह तो तूल पकड़ा नहीं आज इस मामले ने, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो उसके बाद जब ऐसा मामला आया है तो ताकि और लोगों को सबक मिले कि यहाँ पर अब हम लोगों को क्या सीख लेनी है, बच्चों को और कैसे उनको समझाना है कि कैसे अपनी संगत ठीक करें, कि नहीं तो आपको उसमें आपको कोई भी अगर आपके पास पोजीशन में हो, आप ड्रग्स आपके पास है या आपने आगे किसी को दिए या कंजम्पशन करी, तो जो भी है ऐसी बातें तो उनकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की आने वाले वो बयान भी याद होगा। महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी पत्नी जया बच्चन जी का बयान आया था जब रवि किशन ने इस बात को लेकर संसद में भी उठाया था कि यहाँ पर मसला बहुत ज्यादा खराब है ड्रग्स को लेकर, तब उनकी तरफ से कह दिया गया कि आप तो थाली में छेद कर रहे हैं। मतलब अगर कोई विसल ब्लोअर है जो आपके अंदरूनी जख्मों को बता रहा है कि भाई ये जख्म है, इनका इलाज होना चाहिए, तो आप उसको बता रहे हैं आप थाली में छेद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वही वाली बात है। ऐसी बातें ऐसी जब प्रतिक्रिया आती है तो इससे बड़ा दुख लगता है। इतने वर्षों से जब से होश संभाला है हम लोग इन लोगों की अदाकारी के हम लोग मुरीद रहे हैं और हम लोग देखते हैं बड़े पर्दे पे, इनसे काफी कुछ सीखते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं और बनाने वाले भी एक आम आदमी है। या अगर नेताओं की भी बात करें, बनाने वाला एक आम आदमी है। जब लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग अपनी भूमिका निभाते हैं और वहां पर अपना एक बेशकीमती वोट डालते हैं, वहां पर फैसले होते हैं इनके तकदीरों के कि आप लोग की कौन से राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज होगा और किसके सुपड़े साफ होंगे। तो यहाँ पर ये लोगों को बिल्कुल इस बात का संज्ञान, ये बात भूलनी नहीं चाहिए नेताओं को या अभिनेताओं को कि आप लोगों को अगर रोल मॉडल माना जाता है, आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाती है तो आप उसको भली भांति निभाएं और उस पे उम्मीदों पे खरे उतरे, ना कि यहाँ पर बेतुकी बातें करें और उल्टा यहाँ पर कटाक्ष कर दे मीडिया पे जो चौथा स्तंभ है। दीप्ति सिंह जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि जो एक दिन की अभी जो रिमांड मिली हुई है, अब इनको कौन से कोर्ट के लिए क्योंकि सतीश मान सिंधे ने कहा कि मैं बेल जो है वो फाइल कर रहा हूं, बेल एप्लीकेशन, तो अब कहां से मिलेगी? क्या इनको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे? टेक्निकलिटीज क्या रहेंगी अब इसकी? अभी तो सेशन कोर्ट में ही जाएंगे ये, अभी निचले कोर्ट से ही इनको जो भी राहत मिलनी होगी। अगर यहाँ पे खारिज होता है इनका बेल तब जाएंगे ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद का रुख होगा। अभी तो निचले कोर्ट से ही इनको अपनी अपील करनी है बेल के लिए। तो बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएंगे और एक बार फिर से कुछ ऐसे जो युवा जो ये सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत आसानी के साथ ये सब कुछ छूट जाते हैं, उनको एक तरीके से और ज्यादा इसमें प्रोत्साहन मिल जाएगा। बहुत हद तक वही एविडेंसेस की बात मैंने कही ना, आपने भी कहा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें देखकर ही लग रहा था कि सारे नशे में धुत हैं, लेकिन सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट ये थी कि सिर्फ वीडियो से हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने नशा किया है। यानी आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और भी ज्यादा जुटाने की जरूरत है, जहाँ पे की सैंपलिंग होती है ब्लड की, यूरिन की और भी बाकी कई चीजें होती है। अगर वो सब नहीं है तो फिर सिर्फ कह देने से, सिर्फ वीडियो दिखा देने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि कल जो बेल के समय ये लोग एविडेंसेस डालते हैं या अपनी दलील की तरफ से क्या पेश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद समझते हैं कि क्या होगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया दीप्ति सिंह जी और विपिन शर्मा जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक दिन की जो रिमांड है वो बहुत ही जल्दी बेल में बदल जाएगी। कल उनके जो वकील हैं सतीश मान सिंधे, वो सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो फटाक से सलाखों से बाहर। क्या ये चीज़, ये जो प्रणाली है, ये आने वाले जो ऐसे हमारी युवा पीढ़ी है उसके ऊपर गलत असर नहीं डाल रही? इसके ऊपर भी हमारे नीति निर्माताओं को सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।